हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1। क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? तो बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स रिलेटिंग टू द वेरी स्मॉल। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हमने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के मोशन के बारे में पढ़ा। मीन्स खगोलीय पिंडों की गति कैसे होती है। इसके अलावा मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़, इनके बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन, वाइब्रेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इलास्टिक वाइब्रेशन इन सॉलिड्स, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव इन गैसेस यानी गैसों में ध्वनि तरंगों का गमन, मॉलिक्यूलर मोशन इन गैसेस, ये सारी चीज़ें पढ़ी। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी पढ़ा और उसकी हेल्प से हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह लाइट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंगों के सिद्धांत से हम इसको समझा सकते थे। अब 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे फिनोमिनाज सामने आए जिनको एक्सप्लेन करने के लिए जब क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ किया गया तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये जो फिनोमिना थे, इनमें एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह। तो ये क्या होते हैं और इनको समझाने के लिए हमने किसका यूज़ किया? अब क्वांटम मैकेनिक्स का। तो किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं ये अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है, ठीक है, अगर ये मेटल सरफेस है और इसके अंदर खूब सारे एटम्स हैं, ठीक है, और उनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हैं ये सब हमारे पास हैं, ठीक है। कोई लाइट अगर इंसिडेंट होती है और ये लाइट सरफेस पर इंसिडेंट होगी, जैसे ही सरफेस पर होगी ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगी? एमिशन करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमको, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो करंट यहाँ पर मिलती है इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो किस तरीके से ये वर्क करता है, इसका सेटअप कैसा है, अब हम ये देखते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस डायग्राम में कि किस तरीके से हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है। तो मेटल सरफेस हो गई, हमने यहाँ पर इंसिडेंट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। जैसे ये रेडिएशन इस सरफेस पर आया, इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हुए? बाहर निकल गए, एमिट हो गए, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट आर मेड टू फॉल ऑन एनी मेटल सरफेस, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बिगिन एमिट आउट फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इसको किया कैसे? तो इसके लिए 88 में साइंटिस्ट हॉलवेक्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम वाला ग्लास ट्यूब ले ली या बल्ब ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। एक हो गया हमारा मेटल डिस्क जो जिंक का होता है, और ये हमारी होगी मेटेलिक ग्रिड डिटेक्टर, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब कोई भी लाइट वेव इंसिडेंट नहीं होती है, सपोज ये लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है, तो उस समय डिफ्लेक्शन कैसा होगा? यहाँ पर 0 होगा। और जैसे ही प्लेट ए पर यानी जिंक की डिस्क के ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो तुरंत क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन एमिट होते ही प्लेट बी पर जाते हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है तो इस पूरे सर्किट में क्या होता है? एक करंट बहना शुरू हो जाती है, फ्लो होना शुरू हो जाती है। ये जो करंट इसमें फ्लो होती है इसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर है? तो अब जो प्रैक्टिकल हमने किया, इसमें देखा क्या क्या चीज़ें हमने ऑब्जर्व की, अब हम वो फैक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, है ना, ये होता कब है? क्या जैसे ही लाइट हमने प्लेट ए पर डाली तुरंत एमिशन होगा? ऑफ कोर्स होगा। लेकिन क्या कोई भी फ्रिक्वेंसी की लाइट डालो तो एमिशन होने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस इज ग्रेटर देन अ डेफिनेट मिनिमम वैल्यू। मतलब एक मिनिमम वैल्यू कुछ है,
ठीक है, उस मिनिमम वैल्यू की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हम डालेंगे सरफेस के ऊपर तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, या हम उसको देहली आवृत्ति भी कहते हैं हिंदी में। अब इस चीज़ को, इस फर्स्ट पॉइंट को हम इस डायग्राम से देखते हैं। तो सबसे पहले ये रेड कलर की वेवलेंथ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ कितनी है रेड कलर की, 700 नैनोमीटर, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी है, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस के ऊपर, ये सरफेस कौन सी ले ली हमने, फॉर एग्जांपल हमने एक पोटेशियम ले लिया, और पोटेशियम मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत है वो कितनी है, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो जब ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई तो इंसिडेंट होने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। अब हमने क्या किया, दूसरी वेवलेंथ इंसिडेंट कराई। दूसरी वेवलेंथ कितनी आ गई, 550 नैनोमीटर की आ गई। इसकी एनर्जी कितनी दिख रहे हैं आप, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही ये एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट हुई तो यहाँ से क्या हुआ, मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी है यहाँ पर, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही इससे ज़्यादा एनर्जी पड़ी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। इसकी फ्रिक्वेंसी रेड कलर की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है। अब हमने क्या किया, एक और वेवलेंथ यानी एक और फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट कराई। ये फ्रिक्वेंसी इससे भी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है, इससे 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे ही ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन फिर से एमिट हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जितनी होगी या इसकी जितनी होगी इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। यानी इसकी एनर्जी इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, इस फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है जो इंसिडेंट हो रही है, उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। अब आते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 1 निकल रहा है, 2 निकल रहे हैं, 10 निकल रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करेंगे, जो लाइट उस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर, नॉट फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। अब लाइट इंसिडेंट हो रही यानी लाइट क्या है, फोटोन। तो जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो यहाँ से उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एमिट हो रहे हैं मेटल सरफेस से बाहर, उनके एमिट होने में और लाइट का इस सरफेस पर पड़ना, ये दोनों के बीच में बिल्कुल टाइम लैग नहीं होता। जैसी लाइट सरफेस पर आई तुरंत इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता, अगर वो इस कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आ गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। अब क्या हुआ कि क्या हर थ्योरी जो हमने पहले पढ़ी हुई वो इसको एक्सप्लेन कर पाई, तो वो देखते हैं। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई, ये देखते हैं। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा हमने ये देखा था कि अगर इंटेंसिटी लाइट की इंक्रीज होती है इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है मतलब कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो बाहर जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है और साथ साथ वो उस सरफेस को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए, है ना, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने तो देखा कि वहाँ पर मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है, इस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी अगर इंसिडेंट लाइट की, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं तो एनर्जी ऑफ लाइट वेव क्या होती है, जब सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई तो क्या हुआ, वो पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और इसमें उसको कुछ टाइम लगेगा ना, इट विल टेक टाइम टू एमिट इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने प्रैक्टिकली क्या देखा कि जैसे ही लाइट आई इंसिडेंट हुई सरफेस पर तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, मतलब कोई टाइम उसमें वेस्ट नहीं हुआ, कोई टाइम लैग नहीं हुआ। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी
क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फिर इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे जो आइंस्टीन साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्लांक की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने समझाया कि लाइट जो होती है ये एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बनी होती है, और इन बंडल्स या इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो उसकी हेल्प से उन्होंने इस फैक्ट को समझाया। क्लियर हो गया। तो लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी विद द स्पीड ऑफ लाइट, और इनको फोटोन। अब ये जो फोटोन है ये लाइट एनर्जी की मिनिमम यूनिट है, तो क्या हुआ, एनर्जी है एच न्यू हो गया, और उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा फोटोन का, एच न्यू बाय सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी हो गई लाइट रेडिएशन की, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ हो गई लाइट रेडिएशन की। तो अब हम यहाँ पर ये समझेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कि जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर कोई लाइट वेव इंसिडेंट होती है तो ये जो लाइट वेव ये अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, एक्सरेज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है ये दो पार्ट में वर्क कर रही है। पहला पार्ट जो है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, मतलब कि एनर्जी का एक पार्ट इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के सरफेस तक लाने का काम कर रहा है, और दूसरा पार्ट एनर्जी का या रिमेनिंग पार्ट जो है इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो जो यहाँ से सरफेस तक लाने में लग रहा है इसको वर्क फंक्शन कहते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो वर्क फंक्शन या थ्रेशहोल्ड एनर्जी इसको कहते हैं मेटल की, ये मिनिमम एनर्जी होती है विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द मेटल टू इट्स सरफेस, जिसको फाई से रिप्रेजेंट किया। तो पार्ट 1 हम कैसे लिख सकते हैं कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू ज़ीरो, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ हो गई लैम्डा ज़ीरो, तो वर्क फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी के, तो ये एच न्यू ज़ीरो हो गया। और जो रिमेनिंग पार्ट एनर्जी का है वो यूज़ कर रहे हैं प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन टू एमिट इट आउट, बाहर निकलने के लिए। अब अगर उस इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो कितना है, m है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की, हाफ mv²। क्लियर है, तो एनर्जी दो पार्ट में हो गई हमारे पास, एक वर्क फंक्शन के फॉर्म में और एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा लेते हैं, तो उससे हम क्या जानते हैं कि एनर्जी इम्पार्टेड बाय द फोटोन किसके इक्वल हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन और वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो हमने वैल्यूज पुटअप कर दी, एच न्यू इज इक्वल्स टू ई के प्लस फाई आ गया। ठीक है, ये जो ई के है ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। अब इसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों कह रहे हैं, तो इसको ध्यान देना कि यहाँ पर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से एमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे सरफेस से ही नहीं आ रहे हैं, कुछ उसके अंदर मेटल के अंदर से भी आ रहे हैं, और जो मेटल के अंदर से आते हैं बेटा वो बाकी के जो मेटल के अंदर एटम्स हैं उनसे भी टकराते हुए बाहर निकलेंगे। तो जब उनसे टकराएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाती है। और जो सरफेस पर होते हैं है ना वो किसी से भी नहीं टकराते हैं, तो इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी में कमी नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अलग अलग लाइट जो होती है इलेक्ट्रॉनों की उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। सरफेस से आ रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग है, अंदर से आ रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग है। इसलिए हम इस एनर्जी को क्या कहते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अब अगर इस इक्वेशन में हमारे पास हम ये मान लें कि ये काइनेटिक एनर्जी किसके, ये जो एनर्जी है सॉरी ये किसके बराबर है, वर्क फंक्शन के बराबर है ना। तो अगर वर्क फंक्शन के बराबर एच न्यू हो गया तो टोटल ई के किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर। तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो सरफेस पर लाइट पड़ रही है उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको ही कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू किसके बराबर हो गया इस कंडीशन में, न्यू ज़ीरो के बराबर, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई। क्लियर हो गया। तो अगर हम ये कंडीशंस को इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो हमारे पास फाई की वैल्यू एच न्यू ज़ीरो आती है। इस फाई की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करें तो हमारे पास आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ जाता है, जो ई के इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो है। न्यू की वैल्यू आप पुटअप कर दो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा।
क्लियर हो गया। तो ये आइंस्टीन ने फैक्ट्स दिए, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया। तो अब हम देखेंगे कि एक्सप्लेन कैसे करें हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को, उस इक्वेशन को जो हमने अभी अभी निकाला है। ठीक है, तो ग्राफ बना लिया हमने। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, आपने ध्यान देना है इस पर। ये ग्राफ हमने बनाया है फ्रीक्वेंसी जो किसी मेटल सरफेस के ऊपर हम डाल रहे हैं उसकी, लाइट की, और उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए वर्क फंक्शन फाई जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो डिपेंड नहीं कर रही है किस पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। किसी सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस पर फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पर। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये लाइट कोई भी हो, इसकी तीव्रता कितनी भी हो, इसकी तीव्रता कितनी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किससे पड़ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी पर पड़ रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट देखें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटाते जाएं, डिक्रीज करते जाएं, तो एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये डिक्रीज करते करते मिनिमम वैल्यू तक पहुंच गई, मिनिमम यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक, यानी न्यू जीरो तक पहुंच गई। तो उस समय जो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगी वो कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, यहाँ पर क्या दिख रहा है, जीरो दिख रही है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस समय इस फ्रीक्वेंसी को जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो के बराबर हो जाती है, हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब अगर हम ये देखें कि फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की वो इस न्यू ज़ीरो से भी कम हो रही है, इस कंडीशन में ये एनर्जी कैसी हो गई, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो गई। अगर ये निगेटिव हो गई वो तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिपेंड किस पर कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन मेटल सरफेस। क्लियर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकल रहे हैं वो याद रखना, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। क्लियर हो गया। अब हम इस ग्राफ से और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन गिव द वैल्यू ऑफ एच। यहाँ पर जो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक स्लोप मिल रहा है, और ये जो स्लोप है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका जो स्लोप है वो हमको क्या देता है, कांस्टेंट वैल्यू। और वो कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर होती है, एच के, यानी प्लांक कांस्टेंट के बराबर होती है। और इसके साथ साथ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, जो अंतःखंड काटे इस स्ट्रेट लाइन ने, इस अक्ष के ऊपर जो अंतःखंड काटे हैं, इंटरसेप्ट काटे हैं, वो कितना है, ए बी। और ये जो ए बी क्या है, ये है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अब आप लोग को पता है कि क्या है, ठीक है। और हम एक पॉइंट देख रहे हैं कि अगर हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, है ना, बदलते जाते हैं, तो उसका इस ग्राफ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और पी पॉइंट जो है ये क्या शो कर रहा है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है मेटल सरफेस की। अलग अलग अगर हम मेटल यूज़ करते हैं तो फॉर डिफरेंट मेटल डिफरेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आर ऑब्टेन। एक मेटल के लिए अगर हमको ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो दूसरे मेटल के लिए हमको यहाँ मिल सकती है, तीसरे मेटल के लिए यहाँ, किसी के लिए यहाँ पर मिल सकती है। अब इधर मिले इसके लेफ्ट साइड या इसके राइट साइड मिले, हर स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। एंड लाइन फॉर लो फाई विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट। फाई की वैल्यू यानी वर्क फंक्शन की वैल्यू हर मेटल के लिए अलग अलग होगी ना, तो अगर किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू इसके कंपैरेटिवली लो है तो वो कहाँ पर जाएगा, इधर जाएगा या इधर, वो इसके लेफ्ट साइड में जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लास्ट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो हमको आइंस्टीन ने दिया। उसको समझने से पहले हम ये देख लें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स और बिकम जीरो इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल।
क्लियर है। तो अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए बेटा आपको ये ध्यान में देना है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ज़ीरो करने के लिए ये जो प्लेट बी है यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है ना, इतना कर दिया कि जो इसमें फ्लो होने वाली करंट है वो क्या हो गई, ज़ीरो। तो इस समय वो नेगेटिव पोटेंशियल क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये करने के बाद में हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की जो एमिट हो रहे हैं वो किसके बराबर है, आइंस्टीन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिस। इसको हमने कंपेयर किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास हो गया m, उसकी वेलोसिटी हो गई v, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ mv², और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, कैपिटल V, ई चार्ज हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन हमको मिल गया। अब इस इक्वेशन से हम देखें और ये ग्राफ को समझें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। इस इक्वेशन को रिलेट करें तो इस ग्राफ को देखें आप, फ्रीक्वेंसी ν1 कम है, ν2 ज़्यादा है, ν1 इंक्रीज हुई, इसका पोटेंशियल V1 है, ν2 अगर बढ़ गई तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ गया। लेकिन इन सारी चीज़ों में हम देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसी है, कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। सेकंड देखें, हम अगर ऐसा मान लें कि हम फ्रीक्वेंसी को ना बढ़ाएं, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तो अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो नो इफेक्ट ऑन वी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे बदल रहा था, पर अगर हम लाइट की तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता को बदलते हैं, कम तीव्रता या लो इंटेंसिटी है तो भी पोटेंशियल इतना ही है, और अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही होता है। बट हाँ, करंट जो है वो इंक्रीज ज़रूर हो जाती है लाइट की इंटेंसिटी के साथ साथ। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली मेरे से समझ लीजिएगा दोबारा।